हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई के स्टडीज़ में। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ रहे थे और उसमें 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज़ लेजिस्लेचर। तो इसमें पहला क्वेश्चन उठता है कि भाई वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर केवल एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। तो आप कहो कि केवल कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, तो वो नहीं है। लॉ मेकिंग एक फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेजिस्लेचर का, लेकिन लेजिस्लेचर सेंटर है सभी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का। लेजिस्लेचर क्या है? केंद्र है जो सारे लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रोसेस हैं उनका केंद्र कौन है? पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, जो कि पूरा एक्शन से भरा हुआ है। वहाँ वॉकआउट्स भी होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, किसी चीज़ पर आपसी सहमति बन जाती है, कोई चिंतन करना होता है तो वहाँ डिबेट्स होती हैं। तो सब कुछ वहाँ देखने को मिलता है। सो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट पर्पस जो हैं लेजिस्लेचर के होते हैं। इंडीड एक जेन्युइन डेमोक्रेसी के लिए ये बिना रिप्रेजेंटेटिव के इफ़िशिएंट और इफेक्टिव लेजिस्लेचर के ये इम्पॉसिबल है कि जेन्युइन डेमोक्रेसी बने। ठीक है, सो लेजिस्लेचर भी हेल्प करता है लोगों की कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो हों वो अकाउंटेबल रहें लोगों के प्रति, और यही वेरी बेसिस है जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का होता है। येट मोस्ट डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि लेजिस्लेचर जो है अपना सेंट्रल प्लेस लूज कर रहा है एग्जीक्यूटिव के लिए। इंडिया में भी जो कैबिनेट है वो पॉलिसीज इनिशिएट करती है, एजेंडा बनाती है गवर्नेंस के लिए और उनको आगे ले जाती है। सो इससे क्या होता है कि कुछ क्रिटिक रिमार्क करते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो डिक्लाइन हो रही है। लेकिन इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट्स मस्ट रिटेन मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। यदि बहुत स्ट्रॉन्ग कैबिनेट भी हैं तो उनको भी क्या करनी पड़ेगी? लेजिस्लेचर में मेजोरिटी बना के रखनी पड़ेगी। अ स्ट्रॉन्ग लीडर को, जो स्ट्रॉन्ग लीडर है उसको पार्लियामेंट फेस करनी पड़ती है, पार्लियामेंट के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर कर देने पड़ते हैं, तो पार्लियामेंट को सेटिस्फेक्शन भी करने का काम एक स्ट्रॉन्ग लीडर का होना चाहिए। सो हेयर इन डेमोक्रेटिक पोटेंशियल पार्लियामेंट का हमें देखने को मिलता है, और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक और ओपन फोरम जो डिबेट का है वो पार्लियामेंट है। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन एक मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है सभी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में। जितने भी ऑर्गन है गवर्नमेंट के उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है तो वो है पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ आगे एक एक्टिविटी दी गई है और इसमें कुछ बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि कुछ न्यूज़पेपर कटिंग है और उसमें न्यूज़पेपर की कुछ हाईलाइट बताई गई हैं कि यदि लेजिस्लेचर नहीं होती तो क्या होता। तो क्या हुआ इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 28 फरवरी 2002 को जसवंत सिंह यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के, उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम यूनियन बजट में पर बैग पर, जो 50 किलोग्राम का जो बैग है यूरिया का, उस पर बैग पर हम 12 रुपये का इंक्रीज करने जा रहे हैं। ये प्रपोजल रखा पार्लियामेंट के आगे, और दूसरे 2 अदर फर्टिलाइजर का भी रेट बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो 11 मार्च 2002 फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इन्होंने फर्टिलाइजर के रेट बढ़ाए थे उसको रोल बैक कर लिया क्योंकि अपोजिशन का बहुत प्रेशर था। 4 जून 1998 की फिर एक घटना है कि लोकसभा ने एक सीन देखा कि जो यूरिया में जो हाइक है वहाँ बहुत ही गुस्सा लोगों, जो अपोजिशन पार्टी हैं वो कर रही हैं, और पेट्रोलियम प्राइसेस के प्रति जो है विरोध हो रहा है। तो इंटायर अपोजिशन जो है उसने वॉकआउट कर दिया। ठीक है, और जो लगभग 2 दिन तक ये वॉकआउट करते रहे अपोजिशन वाले। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में प्रपोजल दिया कि वो सिर्फ 50 पैसा पर किलोग्राम जो है यूरिया को बढ़ा रहे हैं, यूरिया टू रिड्यूस सब्सिडी ऑन इट। सो ये क्या हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर को ये फोर्स किया कि यशवंत सिन्हा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कि वो रोल बैक करें हाइक जो यूरिया प्राइसेस के थे। उसी प्रकार से ये और बाकी मुद्दे हैं। तो इसमें ये बताया गया कि यदि लेजिस्लेचर ना हो, पार्लियामेंट ना हो, तो क्या हो, क्योंकि डिबेट का एक बहुत बड़ा फोरम जो है वो पार्लियामेंट है, और वहाँ पे जनता की को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो यदि कोई भी गलती, कोई भी ऐसा काम किया गया सत्ता पक्ष के द्वारा जो लोगों के हक में नहीं है, तो उसका अपोजिशन करना अपोजिशन पार्टीज़ की एक जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ लोगों की जो है समस्या है वो अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा भी उठाई जाती हैं और पार्टी के द्वारा भी। चलिए
नेक्स्ट है कि वाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हमें 2 हाउसेज पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। देखिए जो पार्लियामेंट टर्म है उसका मतलब है नेशनल लेजिस्लेचर। सो पार्लियामेंट का मतलब है कि एक नेशनल लेवल पर लॉ मेकिंग बॉडी है जिसको नेशनल लेजिस्लेचर कहते हैं, और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर है। सो इंडिया में जो पार्लियामेंट है इंडिया की, उसके 2 हाउसेस हैं। जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस हैं, आपको पता है, ठीक है। तो एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। राज्यसभा को कहते हैं इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा को कहते हैं भाई हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। और जब 2 हाउसेस होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ये क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट द ऑप्शन ऑफ स्टैब्लिशिंग आइदर ए यूनिकैमरल और बाईकैमरल। उसी प्रकार से जो स्टेट लेजिस्लेचर में है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन उनको अधिकार देता है स्टेट्स को कि वो स्टैब्लिश करें, या तो वो यूनिकैमरल रहें या तो एक ही सदन रहे, वहाँ विधानसभा जिसको कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहते हैं, या 2 सदन अगर बनाने हैं तो आपको ये डिसाइड का जो मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करता है कि यदि बाईकैमरल लग रहा हो, है ना, विधान परिषद भी बनानी हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी हो तो भी वहाँ है। तो एट प्रेजेंट जहाँ बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, वो 6 ऐसे राज्य हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 6 ऐसे राज्य कौन से हैं। नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र, 5वां है तेलंगाना और 6ठा है उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य हैं जहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैं, जहाँ 2 सदन हैं। देखिए जनरली क्या है कि जहाँ लार्ज साइज की पॉपुलेशन, ऐसी कंट्री जहाँ लार्ज पॉपुलेशन है और डाइवर्सिटी बहुत है, वो यूजुअली 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, 2 हाउसेज नेशनल लेजिस्लेचर के ही प्रेफर करते हैं टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू, सभी सेक्शन सोसाइटी के उसमें कवर हो जाए, सभी एरिया कवर हो जाए कंट्री का, उसको ध्यान में रखते हुए। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है उसका एक और एडवांटेज है कि कोई भी बिल है, कोई भी लॉ है, वो दोबारा रिकंसिडर्ड हो सकता है, वो रिकंसिडर्ड हो सकता है, ठीक है। सो एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू अदर हाउस फॉर इट्स डिसीजन, दूसरे हाउस में जाएगा। और इसका मतलब ये है कि हर एक बिल, हर एक पॉलिसी 2 बार डिस्कस होगी, और जब वो 2 बार डिस्कस होगी तो उसका डबल चेक होगा, ठीक है। तो यदि एक हाउस डिसीजन लेता है जल्दी में तो दूसरा हाउस डिस्कशन को पूरा करता है और रिकंसिडरेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये फायदे बाईकैमरल लेजिस्लेचर के हैं। नाउ नेशनल लेजिस्लेचर की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, तो उसमें 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल रिस्पेक्टिवली। नाउ राज्यसभा की जब हम बात करते हैं, देखिए जो 2 हाउस पार्लियामेंट के हैं, तो ईच ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैज़ डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट बेसिस है रिप्रेजेंटेशन की, यानी रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है उनका। जो राज्यसभा है वो स्टेट्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो जो स्टेट्स हैं इंडिया के उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। तो आपको कमेंट में बताना है कि कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है, कितने स्टेट्स इंडिया में हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज इंडिया में हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ जो राज्यसभा है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, यानी लोग जो है डायरेक्ट वोट नहीं करते राज्यसभा के लिए, जैसे लोकसभा के लिए करते हैं ना डायरेक्ट वोट, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, इसी प्रकार से यहाँ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। और रेजिडेंट जो स्टेट के हैं वो अपने मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव में, यानी वो यहाँ पर अपने एमएलएस को चुनते हैं। कौन? जो लोग होते हैं राज्य के, वो क्या करते हैं? अपने एमएलएस को चुनते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एमएलए के रूप में ही तो होते हैं, उनको चुनते हैं। और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी जो एमएलए होते हैं उस राज्य के, वो जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, लोग जो हैं एमएलएस बनाते हैं और एमएलए जो है राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो डायरेक्ट पीपल वोट नहीं करते राज्यसभा मेंबर के लिए। तो हम 2 डिफरेंट प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन का सेकंड चैम्बर में देखते हैं। पहला, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि उनकी साइज और पॉपुलेशन को
ना देखते हुए हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दें। तो अब कितने राज्य हैं हमारे जो देश में हैं, तो हर एक राज्य का अपना पॉपुलेशन है, अपना साइज है, जिसको हम कहते हैं कि सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो, कि बिना हम पॉपुलेशन देखे, बिना साइज देखे राज्य का हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में देते हैं। दूसरा है पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बी गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, यानी उनकी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम रिप्रेजेंटेशन दें। राज्य का रीजन देखते हुए, उनका पार्ट देखते हुए कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, वहीं सिक्किम जो है छोटा सा राज्य है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एसिमेट्रिकल क्या है, मेथड है। तो सेकंड मेथड क्या है, रीजन और पार्ट जिस जहाँ लार्जर पॉपुलेशन है वहाँ मोर रिप्रेजेंटेटिव हो सेकंड चैम्बर में देन रीजन हैविंग लेस पॉपुलेशन। ये तो कह रहा है कि जहाँ कम पॉपुलेशन वाले रीजन है वहाँ कम रिप्रेजेंटेशन हो, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा बड़ा पार्ट हो वहाँ ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो। तो यूएसए में हर एक स्टेट का अपना इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सीनेट में। तो यूएस के जो राज्य हैं वहाँ इक्वल, एवरी स्टेट के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, और ये इंश्योर करता है कि जो सभी राज्यों के बीच में इक्वालिटी है। बट दिस ऑल्सो मीन्स कि जो स्मॉल स्टेट हैं उनके पास जो है सेम रिप्रेजेंटेशन है जो लार्जर स्टेट है ना। जो सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन का जो राज्यसभा में अडॉप्ट हो रहा है वो डिफरेंट है यूएसए से, ठीक है। और जो नंबर है मेंबर्स के जो इलेक्ट हो रहे हैं हर एक राज्य से, और जो नंबर है मेंबर जो इलेक्टेड हर एक राज्य से हैं उनको फिक्स कर दिया गया है 4th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि भाई कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपको पता हो तो बताइए। व्हाट वुड हैपन इफ वी वर टू फॉलो द अमेरिकन सिस्टम ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, है ना। तो क्या होगा यदि हम अमेरिकन सिस्टम ऑफ इक्वालिटी को फॉलो करें रिप्रेजेंटेशन का राज्यसभा में। देखिए उत्तर प्रदेश के पास जो पॉपुलेशन है वो लगभग 19 करोड़ है 2011 के सेंसस से लगभग, और अब जो है लगभग जो 2023 का आंकड़ा है वो लगभग 23 करोड़ जनता जो है उत्तर प्रदेश में है। सिक्किम में जहाँ पॉपुलेशन केवल 6 लाख है, ठीक है। तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन करना एक बहुत बड़ा सा अजीब सा लगेगा, क्योंकि सिक्किम में 6 लाख ही लोग हैं, छोटा राज्य है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ लगभग 19 से 20 करोड़ जनता है। तो जो फ्रेमर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो चाहते थे कि ऐसी जो डिस्क्रिपेंसी है वो ख़त्म हो, और स्टेट जहाँ लार्जर पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिले, जो स्टेट जो स्मॉलर पॉपुलेशन है, जहाँ स्मॉलर पॉपुलेशन वहाँ स्मॉल जो रिप्रेजेंटेशन, और जहाँ लार्जर पॉपुलेशन है वहाँ लार्ज रिप्रेजेंटेशन। सो मोर पॉपुलेशन स्टेट उत्तर प्रदेश जो है 31 मेंबर भेजता है अपने राज्यसभा में, जबकि सिक्किम केवल 1 सीट राज्यसभा में लेता है। सो जो मेंबर हैं राज्यसभा के वो लगभग 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 6 साल के लिए, और ये री इलेक्ट हो सकते हैं, दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं। और सभी जो मेंबर है राज्यसभा के वो अपना जो है टर्म कंप्लीट नहीं करते सेम टाइम में, और हर 2 साल में 1/3 जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो अपना टर्म कंप्लीट करते हैं, और जो 1/3 सीट होती हैं उनके लिए ही चुनाव दोबारा होता है, ठीक है। तो राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो सभी मेंबर है राज्यसभा के वो अपना टर्म कंप्लीट नहीं करते सेम टाइम में, हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो राज्यसभा के हैं वो अपना टर्म कंप्लीट करते हैं, और उन 1/3 सीटों पर हर 2 साल में चुनाव होता है और फिर दोबारा सीटें बढ़ती हैं। तो राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती फुल्ली, इसलिए इसको परमानेंट हाउस पार्लियामेंट का कहा जाता है। और एडवांटेज इस अरेंजमेंट की ये है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो तो इलेक्शंस और होने हो तो मीटिंग जो है राज्यसभा में बुलाई जा सकती हैं, अर्जेंट बिजनेस जो है कंडक्ट राज्यसभा में हो सकता है, ये इसका ये फ़ायदा है। इलेक्टेड मेंबर के अलावा जो राज्यसभा है वो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी उसमें होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर तो होते हैं, लेकिन साथ साथ 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट 12 नॉमिनेट करते हैं मेंबर को, और वो जो नॉमिनेशन होता है उन लोगों का होता है जो फील्ड में हो। किस फील्ड में हो, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, इनमें इन्होंने अभूतपूर्व काम किया हो। तो उन ऐसे व्यक्तियों को 12 व्यक्तियों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, किसके लिए, राज्यसभा के लिए। तो ये तो राज्यसभा कैसे चलती है, क्या क्या चलती है। नाउ मूव ऑन टू द लोकसभा। लोकसभा पे अगर हम बढ़े आगे, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। एक तो है लोकसभा, और राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है। और इलेक्शन के पर्पस के लिए पूरी जो कंट्री है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पूरा स्टेट जो है उसको हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रफली इक्वल पॉपुलेशन में बांटते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के द्वारा, जहां एक वोट की कीमत हर एक इंडिविजुअल की इक्वल होती है दूसरे से। एट प्रेजेंट यदि हम बात करें तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और नंबर अभी तक चेंज नहीं हुआ है 1971 के सेंसस से। ठीक है, लोकसभा 5 साल के लिए इलेक्ट होती है और यही मैक्सिमम पीरियड होता है। ठीक है, तो हमने पहले चैप्टर में देख लिया एग्जीक्यूटिव के चैप्टर में कि यदि 5 साल से पहले लोग एग्जीक्यूटिव दैट की जो कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है यदि कोई भी पार्टी, कोई भी कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए आगे नहीं आता, या प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को कि भाई लोकसभा को डिसॉल्व कर लो और फ्रेश इलेक्शन करवा लो। तो जब क्या होता है, डिसॉल्व हो जाती है 5 साल से पहले ही। ठीक है जी, तो ये था हमारा लोकसभा राज्यसभा हमने बात की। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम चलेंगे, जब ये समझ में आएगा चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।